Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. Today the topic of discussion is control of breathing. अब जैसा कि बेटा ऑलरेडी आई हैव डिस्कस टू यू इन प्रीवियस लेक्चर कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग. सिंपल बेटा ब्रीथिंग यही होता है कि सांस लेना. ठीक है, ब्रीथिंग इन भी होती है और ब्रीथिंग आउट भी होती है. मीन्स ऑक्सीजन का लेना बॉडी के अंदर और फाउल एयर दैट इज़ हम कह सकते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका ब्रीथ आउट हो जाना. मीन्स सेम प्रोसेस के थ्रू लंग्स के थ्रू आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. उसी पूरे पाथवे को फॉलो करते हुए बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर चले जाना. तो ऑक्सीजन का इंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड के हम कह सकते हैं एक्सपल्जन, बाहर चले जाना. दिस इज सिंपली व्हाट ब्रीथिंग. अब बेटा हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है. इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑब्वियसली एज यू नो कि दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं. एक होते हैं वॉलंटरी, एक होते हैं इनवॉलंटरी. वॉलंटरी वो विच आर द अंडर कंट्रोल, विच आर द अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जबकि इनवॉलंटरी वो होते हैं जिसके अंदर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता. विच आर नॉट आवर कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होता. खुद ब खुद हम कह सकते हैं नेचुरली फिनोमेना हो रही होती है. ठीक है, तो ब्रीथिंग भी इनवॉलंटरी प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है. हमारा कॉन्शियस कंट्रोल इसमें एज सच इन्वॉल्व नहीं होता. लेकिन बाज़-औक़ात फिर भी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सरसाइज की या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब कभी कुछ टाइम के लिए हम अपनी सांस को बंद कर देते हैं, द एबिलिटी टू होल्ड द ब्रीथ फॉर सम टाइम, या जब कभी छींक आ रही होती है, हम खांस रही होती हैं, तो कुछ टाइम के लिए खुद अपने बलबूते पे जब हम अपनी सांस बंद कर रहे होते हैं, दैट इज़ हम कह सकते हैं कुछ हद तक वॉलंटरी कंट्रोल भी थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, हमारे अपने कंट्रोल पे हो सकता है. बट इन एक्चुअल अगर हम बात करें नेचुरली इट इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस. अब इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं कि क्या है जो ब्रीथिंग का इनवॉलंटरी कंट्रोल है. इसको करता कौन है कंट्रोल? हमारी बॉडी के अंदर लाई करने वाला ऑब्वियसली ब्रेन. अब बेटा वेंट्रल पोर्शन को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर. इंस्पायरेटरी सेंटर ऑब्वियसली जब कभी हम कहते हैं ना हम सांस ले रही हैं, इंस्पायरेशन कर रही हैं, हम सांस वापस दोबारा बाहर छोड़ रही हैं, दैट इज़ एक्सपायरेशन. आगे इसको मैं फर्दर डिटेल से डिस्कस करूंगी. लेकिन पहले आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि जो तीन पोर्शंस हैं, इन तीन पोर्शंस में वेंट्रल वाला पोर्शन जैसे कि आप डायग्राम में देख चुके हैं, इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारी इंस्पायरेशन के रेट को, स्पीड को हम कह सकते हैं, इसके अलावा उसकी मतलब जो फ्रीक्वेंसी सी है या डेप्थ है कि किस हद तक इंस्पायरेशन हो रही है, कितने एक्सटेंट तक हो रही है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. Simple ventral portion helps in inspiration. That's why it is said to be inspiratory center. बेटा expiratory center. अब जो दो बाकी रिमेनिंग सेंटर्स हैं दैट इज़ डोर्सल सेंटर एंड लेटरल पोर्शन या सिंपल सेंटर, ये इंस्पायरेशन को बजाय इन्हांस करने के इनहिबिट रोकते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कि एक्सपायरेशन हो. ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा सारा काम अंडर नर्वस कंट्रोल चल रहा होता है. कुछ नर्व्स आ रही हैं, कुछ आर्डर्स आ रहे होते हैं कि ये काम करना है, कुछ आर्डर्स आ रही हैं कि उस काम को रोकना है. तो इट्स मीन इंस्पायरेशन को करने वाला पोर्शन वेंट्रल है ब्रीथिंग सेंटर का, और जो बाकी सेंटर हैं लेटरल और डोर्सल वो बजाय इंस्पायरेशन करने के एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट कर रही हैं और इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर रही हैं. ड्यू टू इट्स फंक्शन इट इज़ सेड टू बी व्हाट एक्सपायरेटरी सेंटर. अब बेटा यहाँ पे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन हो रही होती है ब्रीथिंग सेंटर की.
ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि नर्वस जो सिस्टम है हमारा वो कम्युनिकेट करवाता है, मींस वो हमें मैसेजेस भेजता है कि किस वक्त हमने क्या करना है, या हमारे बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेजेस जा रहे होते हैं कि आया ये प्रोसेस हुआ है, ये बाहर से स्टिमुलस आया है, चेंज इन एनवायरनमेंट हुई है, मैंने क्या रिस्पांस देना है। तो ये सारा प्रोसेस एक कम्युनिकेशन, एक नेटवर्क के थ्रू हमारी बॉडी का नर्वस कंट्रोल के साथ और नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, टिश्यूज, सेल्स, इन सब के साथ एक कनेक्शन या कम्युनिकेशन हो रहा होता है। अब बेटा हमारे जैसे कि आपने लंग्स की स्ट्रक्चर में पीछे वाले प्रीवियस वाले लेक्चर में देख चुके आप होंगे कि जो मैंने बताया था कि लंग्स के इर्द गिर्द कवर किया होता है रिब्स ने, ठीक है, रिब्स ने। अब बेटा रिब्स के अंदर लाई करने वाली कुछ छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ठीक है, जिसने लंग को कवर किया होता है, उन्हें बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब बेटा उन इंटरकोस्टल मसल्स के साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम या ब्रीथिंग सेंटर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, जिन नर्व्स के थ्रू कर रहा है। नर्व्स क्या है? सिंपल मैसेज पहुंचाने वाली कुछ खास किस्म की फाइबर्स होती हैं, ठीक है। तो जो नर्व्स आ रही हैं ब्रेन से, ब्रीथिंग सेंटर से हमारी इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ, दैट आर सेड टू बी इंटरकोस्टल मसल्स नर्व्स, इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है ब्रेन की हमारी इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, और जो कि ऐसी मसल्स हैं जो कि रिब्स के दरमियान मौजूद हैं। और हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे जहाँ पे लंग्स की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रही होती है, एक डोम शेप की स्ट्रक्चर होती है, दैट इज व्हाट? डायफ्राम। वो करती क्या है डायफ्राम? जब कभी उसकी कंट्रैक्शन हो रही है या रिलैक्सेशन हो रही है तो इन एक्चुअल उसका काम होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी इंस्पायरेशन में, हमारी एक्सपायरेशन में, सिंपल हमारी रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। तो डायफ्राम के साथ डायफ्राम और रिब्स, इनकी जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है इन एक्चुअल, तो हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। किस तरह? आगे मैं 1 बाय 1 पॉइंट की फॉर्म में आपको समझाऊंगी। अब सिंपल बात यह है समझने की कि इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है हमारा ब्रेन बाय मींस ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स, और डायफ्राम के साथ हमारा ब्रेन या ब्रीथिंग सेंटर जो कम्युनिकेट कर रहा है जिन नर्व्स के थ्रू, उन्हें बोला जाता है व्हाट? फ्रीनिक नर्व्स। क्या कहा जाता है? फ्रीनिक नर्व्स। जिस तरह के आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ जो है रिब्स के तरफ आ रही है नर्व्स, और कुछ जो है वो हमारे पास किसकी तरफ आ रही है? डायफ्राम की तरफ आ रही है, दैट आर सेड टू बी व्हाट? फ्रीनिक नर्व्स। अब बेटा आप अपने पास नोट कर लें कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या है और डायफ्राम क्या होता है। इंटरकोस्टल मसल्स सिंपली दीज आर दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट विद इन या इन बिटवीन द रिब्स, जबकि डायफ्राम हमारे पास क्या है? एक डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन होता है, मींस एक सेपरेट करने वाला कोई एक ऐसी हम कह सकते हैं पोर्शन है डोम शेप्ड में जो कि सेपरेट कर रहा है थोरक्स के रीजन को। क्योंकि बेटा हम जब कभी बात करते हैं लंग्स की लोकेशन की, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि लंग्स की लोकेशन जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है, थोरक्स में हमारे लंग्स लाई कर रही हैं। तो थोरक्स को निचले वाले पेल्विक या सिंपल एब्डोमेन के रीजन से अलग करने के लिए दरमियान में एक पार्टीशन लाई कर रही है, सेपरेट करने के लिए डोम शेप्ड की स्ट्रक्चर है, दैट इज सेड टू बी सिंपल डायफ्राम, एज यू कैन सी इन डायग्राम। फेजेस ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास कितनी है? 2 किस्म की फेजेस हैं। एक है इंस्पायरेशन विच इज़ आल्सो नोन एज ब्रीथिंग इन, और एक है हमारे पास है एक्सपायरेशन विच इज़ आल्सो नोन एज ब्रीथिंग आउट, ठीक है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों एज अ होल कहलाते हैं व्हाट? रिस्पायरेशन का प्रोसेस या सिंपल ब्रीथिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन के बारे में क्या है? मोस्टली ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है ना बेटा कि इट नीड्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए इसे इस प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है? लिसन टू मी केयरफुली, 1 बाय 1 पॉइंट अपने पास नोट करें, बुक में भी है, बट आप यहाँ से एक एक पॉइंट अलग अलग नोट करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इंस्पायरेशन जब हो रही होती है ना, तो रिब्स के दरमियान की जो मसल्स हैं, जो कि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड टू यू, इंटरकोस्टल मसल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्शन स्टार्ट करती हैं। जब कभी इंस्पायरेशन हो रही है तो इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट करेंगी, ठीक है, तो बेटा याद रखें कि रिब्स का अगला वाला पोर्शन जो होता है वो हमेशा आप नेक्स्ट डायग्राम में आगे देखेंगे वो कहलाता है स्टर्नम, और पिछला वाला पोर्शन जो होता है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो इंटरकोस्टल मसल्स जब कंट्रैक्ट होने लगी, सिकुड़ने लग गई, ठीक है, तो उन्होंने रिब्स को
ठीक है, मैं मसल्स की बात नहीं कर रही, अब रिब्स की बात कर रही हूँ। तो मसल्स ने रिब्स को आगे को पुल कर दिया, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, आप सांस लेने की कोशिश भी करें तो यू कैन फील इट वेरी क्लियरली कि जब कभी इंस्पायरेशन हो रही है तो इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर रही हैं, रिब्स को बिल्कुल आगे की तरफ पुल कर रही हैं, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से स्टर्नम जो है, मतलब अगला वाला पोर्शन है, वो हमारे पीछे वाले वर्टिब्रल कॉलम वाले पोर्शन से आगे को, फार्दर अवे, बहुत दूर आगे को पुश हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। ठीक है, अब जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन हुई और साथ साथ हमारा जो डायफ्राम था, लंग्स के बिल्कुल नीचे लाई कर रहा था, उसकी भी साथ साथ कंट्रैक्शन, जैसे बेटा देखिए ये मसल्स कंट्रैक्ट कर रही है ना, सो डायफ्रेम भी ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट कर रहा है। अब डायफ्रेम की जो शेप है वो डोम शेप नहीं है, आप देख सकेंगे आगे डायग्राम में, वो चेंज होकर थोड़ी स्ट्रेट हो जाएगी, एक लाइन सी बन जाएगी, क्योंकि वो कंट्रैक्शन शो कर रही है। इन दोनों चीज़ों की कंट्रैक्शन के रिजल्ट में जो थोरक्स है, थोरक्स वो वाला पोर्शन, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी सिंपल, जहाँ पे लंग्स लाई कर रही हैं, उनका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अंदर लाई करने वाली जो प्लूरल कैविटीज़ हैं, मतलब लंग्स को जिन कैविटीज़ ने कवर किया है, जिन मेम्ब्रेन ने, प्लूरल मेम्ब्रेन्स या कैविटीज़ उनके अंदर जो वो मौजूद हैं, वो भी इनलार्ज्ड, थोरेसिक कैविटी की वजह से वो कैविटी जो लंग्स की कैविटीज़ हैं वो भी इनलार्ज, बड़ी हो जाएंगी। जैसे ही वो इनलार्ज हो जाएंगी तो प्लूरल कैविटीज़ बंद हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी, और इनकी इनलार्जमेंट की वजह से कॉमन कंसेप्ट है, कॉमन सेंस की बात है कि प्लूरल कैविटीज़ जिस तरह बड़ी तो हो रही हैं साइज में, लेकिन साथ बंद भी हो रही हैं, तो इनसाइड द कैविटी एक ख़ास किस्म का पार्शियल वैक्यूम, मतलब एक स्पेस सी जो है वो अंदर जनरेट या क्रिएट हो रही है। ठीक, अब इसके बाद क्या है बेटा कि ओबियसली हमारे पास लंग्स क्या होते हैं, इलास्टिक इन नेचर है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ जब कभी कम्युनिकेट कर रहा होता है तो किसके थ्रू करता है, ट्रेकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंकियोल्स के थ्रू, पूरा जो एक पैसेज वे होता है। ठीक, अब बेटा माइंड में रखें कि जैसे ही अंदर का वैक्यूम बढ़ चुका है, लेकिन लंग्स के इर्द गिर्द का प्रेशर किस तरह है, माइंड में तो होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन बाहर का प्रेशर कम है, लोअर है। तो क्या क्रिएट हुआ, ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, एक इस तरह की कंसंट्रेशन क्रिएट हुई कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, सिंपल एयर, वैक्यूम क्या होता है, एयर, अंदर प्रेशर या एयर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन लंग्स के इर्द गिर्द का प्रेशर कम है। ठीक है, तो एयर अब हमारे पास क्या होगी कि ट्रेकिया के थ्रू, अपने प्रेशर के थ्रू। ठीक है, अब ये तो मैं लंग्स के इर्द गिर्द के प्रेशर का कह रही हूँ, ठीक है, बॉडी के अंदर। लेकिन अगर बात करें तो क्या लंग्स के अंदर इतनी हवा है जितनी एटमॉस्फेयर में है? नो, लंग्स के अंदर की एटमॉस्फेयर कम है, लंग्स के अंदर की एयर जो है वो कम है, लेकिन बाहर की जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर की कंसंट्रेशन है, हवा, ऑक्सीजन या वटेवर में भी वो ज़्यादा है। तो बाहर ज़्यादा, अंदर कम, तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय मीन्स ऑफ डाइफ्यूजन। प्लूरल कैविटी तो इनलार्ज हुई है, उन्होंने जगह तो अंदर क्रिएट की है। अब फ़र्क क्या है कि बाहर से एयर रश करेगी बिल्कुल अंदर लंग्स की तरफ, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे और प्रेशर अंदर का और बाहर का थोरक्स के अंदर जो एक प्रेशर से डेवलप हो रहा है वो इक्वलाइज्ड हो जाएगी। तो इट्स मीन कि लंग्स एक्सपैंड हो गई, हवा हमारी अंदर आ गई, इंस्पायरेशन हो चुकी है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि क्राइटेरिया क्या है कि सिंपल रिब्स और डायफ्रेम की मूवमेंट जब होगी, मतलब कंट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, तो एकदम साइड बाय साइड लंग्स भी एक्सपैंड होंगे और रिकॉइल होंगे, एक्सपैंड होंगे और रिकॉइल। तो यहाँ पे एज अ होल मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगी कि बेटा मसल्स जो इंटरकोस्टल मसल्स थे और जो रिब्स थी, सॉरी जो डायफ्राम के मसल्स थे वो कंट्रैक्ट हुए, थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हुई, साथ अंदर जो प्लूरल कैविटी थी वो भी इनलार्ज हुई लेकिन बंद हुई, प्रेशर डेवलप हुआ, जगह सी बन गई। अब बाहर की एयर कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन अंदर एयर प्रेशर अराउंड द लंग्स जो है वो कम है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अंदर ट्रेकिया, ब्रोंकाई को फॉलो करते करते हवा अंदर को रश कर गई और लंग्स एज अ रिजल्ट क्या हो गए, एक्सपैंड, फूल गए, बड़े हो गए, इन्फ्लेट हो गए, उनका साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन एक टाइम आया कि दोनों का जो लेवल है इनसाइड द थोरक्स, आउटसाइड द थोरक्स, जो प्रेशर था वो इक्वलाइज्ड हो गया, लंग्स एक्सपैंड हो गए। किसकी वजह से? मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से। और इन एक्चुअल ये मसल्स होते किसके हैं? रिब्स के और साथ साथ डायफ्रेम के। तो इट्स मीन जो ह्यूमन ब्रीथिंग का एक मैकेनिज्म है, ये सक्शन पंप मैकेनिज्म है, मतलब
पंपिंग के थ्रू, जैसे हार्ट हमारा पंप करता है ना और सारी खुराक, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंचाता है, इसी तरह लंग्स पंप कर रही हैं, सक कर रही हैं, बाहर से हवा को सक कर रही हैं, ठीक है, पंपिंग के तौर पे एक्सपैंड हो रही हैं, दोबारा रिकॉइल हो रही हैं। तो इस तरह जो है वो इंस्पायरेशन, इसके बाद एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट टाइम ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अच्छा, एक्सपायरेशन अब किस किस्म का प्रोसेस है बेटा? ये पैसिव प्रोसेस है, मींस इट डजंट नीड एनर्जी। लेकिन अगर हम सवेयर या मस्कुलर एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि इट नीड्स एनर्जी, या ये एक्टिव हो सकता है। अब बेटा जिस तरह के इंस्पायरेशन के स्टेप्स सारे थे उसी को अगर याद कर लिया तो इनको आप रिवर्स बैक करके लिख सकते हैं। कैसे? अगर वहाँ पे इंस्पायरेशन में सारे मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे एक्सपायरेशन में रिब्स जो है वो दोबारा रिलैक्स कर रही हैं, साथ साथ डायफ्राम भी जो है वो रिलैक्स कर रहा है। रिब्स अब बजाय फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट के दोबारा पीछे को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि अब बेटा हवा दोबारा बाहर बॉडी से निकल रही है तो सारी चीज़ें अपनी अपनी ओरिजिनल साइज, शेप या पोजीशन एज्यूम कर लेंगी। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। स्टर्नम अगर वहाँ पे जो है फार्दर अवे हो गया था वर्टिब्रल कॉलम से तो स्टर्नम दोबारा यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों की कंट्रैक्शन से थोरक्स का साइज एज अ होल डिक्रीज्ड हो जाएगा। प्लूरल कैविटीज़ वहाँ पे अगर इनलार्ज्ड हुई थी यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएंगी, वहाँ पे अगर क्लोज थी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और थोरक्स के इन साइज में रिडक्शन की वजह से अब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अब एयर का बाहर कम है, ठीक है, तो अब डाइफ्यूजन की वजह से अंदर की एयर बाहर को रश आउट करेगी। उसी सेम पाथवे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, माउथ, नोज, नेजल कैविटी सारी चीज़ों को फॉलो करके बाहर चली जाएगी हवा। लेकिन फ़र्क क्या था? वहाँ पे जो हवा थी वो साफ़ थी क्योंकि हमें ऑक्सीजन उसमें मिल रही थी। अभी जो एयर बाहर को जा रही है इसके अंदर बजाय ऑक्सीजन होने के क्या है, हमारी बॉडी से रिसीव होने वाली सारी वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी बाहर एक्सपेल हो रही है। लंग्स जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज़ जो है वो एज्यूम कर लेंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ, और जो है बजाय इन्फ्लेट होने के प्रेस्ड हो जाएंगे। प्रेसिंग की वजह से यहाँ पे जो फाउल एयर है वो दोबारा बाहर एक्सपेल्ड होके एक्सपायरेशन हो जाएगी, कि जिस तरह आप अब इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम भी यही मेंशन कर रहा है कि चेस्ट, फर्स्ट वाली डायग्राम में आप देखें इनहेलेशन में कि देखें चेस्ट एक्सपेंड हो रही है बाहर को, स्टर्नम भी फार्दर अवे हो रही है, रिब्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रही हैं, लंग्स इन्फ्लेट हो रही हैं। डायफ्राम की शक्ल जो है बजाय क्या है, डोम के, स्ट्रेट थोड़ी हो रही है। एक्सहेलेशन में आप देख सकते हैं कि चेस्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेके कंट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अब रिब्स रिलैक्स हो गए, साथ डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया। लंग्स बजाय इन्फ्लेट होने के प्रेस्ड हो गए, ठीक है, और साथ साथ स्टर्नम बजाय बाहर आने के दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन हासिल करके पीछे जो है वो दोबारा जो है वो बैकवर्ड जा चुका है। लास्ट है बेटा, अगर वो था इनवॉलंटरी कंट्रोल, अब है वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल इस केस में हो सकता है कुछ टाइम के लिए इम्पॉसिबल बना सकते हैं जब कभी वी होल्ड अवर ब्रीथिंग कैपेबिलिटी, वी होल्ड टू टेक ब्रीथ, ठीक है, या इसके अलावा तब कभी जब कभी हमने बहुत ज़्यादा फोर्स्ड ब्रीथिंग करनी हो, ज़ोर ज़ोर से हम सांस ले रही होती, उस वक्त ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर हो सकता है, हम खुद इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल वो होता है जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। इसके अलावा जब कभी हम स्पीच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए अगर सांस बंद करनी हो या सिंगिंग के दौरान, तो ये हमारा सारा जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल आ जाता है। कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट हम जो है इसको वॉलंटरी बना सकते हैं। या इसके अलावा जब छींक आती है, स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम इसको कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट वॉलंटरी बना सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। थैंक यू सो मच।